हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि काफ़ी लोग इसे मिस कर दें। तो अगर आप उन चुनिंदा लकी लोगों में से हैं जो कि इसे देख रहे हैं, आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो 42 स्क्वाड्रंस की है और हमारे पास 30 के अराउंड स्क्वाड्रंस है जिनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए MMRCA 1 से हमको 126 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, जिसमें से खाली 36 लिए गए और बाद में MMRCA 2.0 अभी जो चल रहा है उसके अंतर्गत करीबन हमें 114 एयरक्राफ्ट चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है। हमारे जो नंबर्स हैं वो रेगुलरली कम होते जा रहे हैं। MiG-21 का जो रिटायरमेंट का समय है वो भी आ रहा है और जिस तरह की जो सिचुएशन चाइना के साथ बन रही है, इसको देखते हुए भी जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पास्ट में ये सजेस्ट किया था कि खाली 36 और रफाल अगर ले लेते हैं और MMRCA 2.0 को स्क्रैप करके जो हमारा तेजस मार्क 2 आने वाला है उससे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तब भी इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो बीते कुछ दिनों में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई जिसकी वजह से ये जो ओपिनियन है वो अब चेंज हो रहा है। अब जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि 36 और रफाल ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, पर ये जो MMRCA 2.0 है उसको तो पूरी तरीके से स्क्रैप कर देना चाहिए। और ये ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो किसी एयरक्राफ्ट को लेने से पहले जो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये पहले तो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, बाकी ये कम से कम 30 या 40 साल तक सर्विस में रहेगा, तो फ्यूचर में भी ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहे, ये भी इंश्योर करना पड़ता है। यानी कि फ्यूचर में अपग्रेड्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जिस तरह का समय चल रहा है और जिस तरह का फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा लगता है कि ओवर द टॉप मनोवरेबिलिटी, टॉप स्पीड, सर्विस सीलिंग, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ये ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। तो फ्यूचर को देखने पर लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि रेडार्स हो गए, एवियोनिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटीज़ हो गई, साथ में काफ़ी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हो गई जो कि डेटा लिंक के थ्रू कनेक्टेड हों और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी अच्छी हो, रेडार काफ़ी बेहतरीन हो और ऑपरेशनल रेंज काफ़ी अच्छी हो। तो देखने पर ऐसा लगता है कि दो जगह पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और होने वाला है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा जो है वो आपके वेपन सिस्टम हो गए। तो अगर हम मैकेनिकल डिज़ाइंस की बात करें तो इनके जो चेंजेस हैं वो जल्दी नहीं आते हैं, सालों में हो सकता है कुछ रिवॉल्यूशन हो और एक नया डिज़ाइन निकल कर सामने आए, वरना पिछले कई सालों से तो हम एक ही जैसा डिज़ाइन देख रहे हैं। लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है, एग्जाम्पल के तौर पर अपने सेलफोन्स को देख लीजिए, हर साल की बात छोड़ दीजिए, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड है। तो फ्यूचर की एरियल वॉरफेयर को डोमिनेट करने के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी मजबूत हों। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी जल्दी होता है, तो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको बहुत जल्दी अपग्रेड किया जा सके या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लगाए जा सके। तो ये चीज़ पॉसिबल उन्हीं एयरक्राफ्ट के साथ है जो आपके खुद के हों या फिर ऐसी कंपनी के हों जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हों। तो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो अपने प्लेटफॉर्म के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी दे। अनऑफिशियली रशियन प्लेटफॉर्म के साथ आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, पर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ ये ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है। तो अगर आपको फ्यूचर में कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को अचीव करना है ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो अनमैच्ड रहे, साथ में अपने एडवांस वेपन जो कि फ्यूचर में आप डेवलप करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको खुद का ही प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है जिसमें रफाल और मिराज हो गई, ये हैं काफ़ी अच्छे, बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास और चाइना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनसे बेटर है। लेकिन अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया द्वारा अपने जो फ्रेंच मिराज 2000 है उनको अपग्रेड किया गया था, जिसके अंतर्गत लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड लगाया गया था, डैश हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाया गया था, साथ में रशियन R-73 मिसाइल इंटीग्रेट करी गई थी, साथ में इजरायली क्रिस्टल मेस का भी जो इंटीग्रेशन है उसको किया गया था। लेकिन इसे फ्रांस ने नहीं किया था, ये इजरायली जुगाड़ की वजह से हुआ था। तो इस चीज़ की वजह से इंडिया को एक प्राइस जो है वो पे करना पड़ा था, और जो प्राइस है वो ये था कि इंडिया को ब्लेम किया जा सकता था IP राइट्स के वॉयलेशन के लिए। लेकिन जब बात रशियन सिस्टम की आती है जिसमें MiG-29 हो गए और Su-30 MKIs हो गए,
इनमें जब आप थर्ड पार्टी सिस्टम को लगाते हैं तो उतना बड़ा इशू नहीं आता है और इवन रशिया खुद सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के जो MiG-29 UPG हैं उसमें इजरायली डैश हेलमेट लगे हुए हैं, इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है। साथ में Su-30 MKI की बात करें तो उसमें काफ़ी इंडिजिनस कंपोनेंट भी लगे हुए हैं, इजरायली भी लगे हुए हैं और फ्रेंच भी लगे हुए हैं। तो रशियन सिस्टम के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, पर इशू क्या है, उनकी सर्विसेबिलिटी। तो रशियन प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेबिलिटी है वो काफ़ी बड़ा इशू है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ फ्यूचर प्रूफ चाहिए, उसमें आपको अपग्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, साथ में रिलायबिलिटी चाहिए, और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको इंडिजिनस सिस्टम के साथ मिलेंगी, जैसे कि तेजस हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया, फिर TED-BF और आर्म का हो गए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था MQ-25 स्टिंगरे को, जो कि एक अनमैन्ड एरियल रिफ्यूलर है। तो इस तरह के जो इनोवेशंस हैं वो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड है। तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। साथ में अगर हम फर्दर रफाल के ऑर्डर देते हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि अगर हम फ्यूचर में इसको अपग्रेड करते हैं तो कंपनी वहाँ पर हमें सपोर्ट करे। और इसके चांसेस भी लगते हैं क्योंकि जो इंडियन रफाल है उसमें इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है, साथ में इजराइल के टार्गो 2 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगे हुए हैं। तो इसके भी चांसेस हैं कि हो सकता है इजराइल का जो बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेट कर रही है वो इन एयरक्राफ्ट में फ्रांस द्वारा इंटीग्रेट किया गया हो। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब हो जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से जो बात बाहर निकल कर आई है वो ये है कि अगर फ्यूचर में इंडिया को मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो इंडिजिनस वेपन्स पे रिलाई करना पड़ेगा, और ये खाली एयरफोर्स के लिए नहीं है, आर्मी और नेवी दोनों पे अप्लाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बहुत जल्दी अपग्रेड हो रहे हैं और फ्यूचर वॉरफेयर उन पर डिपेंड करेगा। हम अभी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार को अपने एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अगला स्टेप है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार, वो भी सर्विस में आने को तैयार है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट है कि हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। लास्ट में चीज़ों को कंक्लूड करते हुए यही चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि अगर इंडियन एयरफोर्स नए एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में लेती है, अगर वो इंडिजिनस हो तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री से लिए जाते हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उनके जो अपग्रेड्स फ्यूचर में हों, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के, हमारे हिसाब से उनको जो कंपनी है वो करने को रेडी हो, या फिर हमें खुद करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे। और अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो MMRCA 2.0 को स्क्रैप कर देना चाहिए और फर्दर रफाल के ऑर्डर ना देते हुए तेजस मार्क 2 पर फोकस करना चाहिए। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।